हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। आज की टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ही अच्छा टाइप लेके आया हूं दोस्तों। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है दोस्तों, लेकिन जो तरीका मैं लेके आया हूं जिसे हम लोग कहते हैं फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि, वो तरीका सबसे अच्छा है और सबसे आसान है और आप देखते के साथ ऐसे प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। दोस्तों देरी नहीं करते हुए वो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन ये है, एक किताब का विक्रय मूल्य 119 रुपया है। यदि उसका लागत मूल्य और प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो किताब का लागत मूल्य क्या है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए, ऐसे प्रश्न माने कैसा प्रश्न, ऐसा प्रश्न कि किसी वस्तु को किसी मूल्य पे बेचा जाए और प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान अगर समान हो तो ऐसे प्रश्न को जल्दी बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो भी हमारा विक्रय मूल्य दिया रहता है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी हमारा विक्रय मूल्य दिया रहता है उसको ऐसा दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 10 का हो। तो चलिए 119 को तोड़ते हैं, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 19। देखिए दोस्तों अंतर कितने का है? 10 का। और जो सबसे छोटा है दोस्तों, जो सबसे छोटा है उसको 10 से ही हम लोग क्या कर लेते हैं? गुना कर देते हैं। वही हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। वही हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। और हमारी प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में प्रश्न उठता होगा कि सर सबसे पहले आप विक्रय मूल्य जो दिया हुआ उसको हम दो फैक्टर में तोड़े, वो सही है, लेकिन ऐसा दो फैक्टर में ही क्यों तोड़ें कि जिसका डिफरेंस 10 का हो। और दूसरी बात, हमारा आंसर वही क्यों हो गया जो सबसे छोटा अंक है और उसमें 10 से गुना कर दिए, 12 वाला क्यों नहीं हुआ। तो इन सारे प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे हैं उनका सारा डाउट हम क्लियर कर देंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं। हम लास्ट में सारा चीज डाउट को क्लियर कर देंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन को बनाने का तरीका जो हमारा फैक्टर मेथड है उनको आप समझिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा दूसरा, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से रुपयों में इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तथा वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये हो तो बताएं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों हम बताए थे ऐसे प्रश्न में हम लोग फैक्टर मेथड लगाते हैं, यूज करते हैं। और फैक्टर मेथड क्या है कि जो भी हमारा विक्रय मूल्य दिया रहे उसको ऐसा दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 10 का हो। तो 39 को तोड़िए, 13 तिया 39, तो अंतर आप देख रहे हैं कितने का आ रहा है? 10 का। और हमारे प्रश्न का आंसर यानी क्रय मूल्य वही होगा जो सबसे छोटा अंक रहता है उसको ले लेंगे और 10 से गुना कर देंगे, यानी कि 30 रुपया हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 56 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो बताएं कि क्रय मूल्य क्या है। तो ऐसे प्रश्न हम बताए थे दोस्तों कि विक्रय मूल्य को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर 10 का हो। तो 56 को तोड़ेंगे, 14 चौके 56। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने देखेंगे, आप विक्रय मूल्य को देख के अपने आप टूटने लगेगा 10 के फैक्टर में, रटना नहीं है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना का डिफरेंस में तोड़ दिए? 10 का। तो क्रय मूल्य वही होगा जो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा हमारा 4 है, उसको 10 से गुना कर देंगे, 40 रुपया। और इसमें दोस्तों ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या देखते हैं, खूबसूरत बात कि जो विक्रय मूल्य को जो हम दो फैक्टर में तोड़ते हैं 10 के अंतर में, 10 के अंतर में जो दो फैक्टर में तोड़ते हैं उसका इकाई अंक सेम हमेशा रहता है। इकाई अंक हमेशा सेम रहता है। इकाई अंक क्या रहता है दोस्तों? हमेशा सेम रहता है। या तो आप ये बोल सकते हैं इसमें से जो सबसे छोटा है उसको लेके 10 से गुना कर देते हैं, या दोनों में से किसी का इकाई अंक लेके 10 से गुना कर देते हैं। अपना भाषा है दोस्तों, आपको जैसे मन में याद रखना है वैसे आप माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपये में बेचता है। यदि उसके लाभ की प्रतिशतता लागत मूल्य के बराबर हो तो घड़ी की लागत क्या है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग विक्रय मूल्य को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ते हैं जिसका डिफरेंस 10 का हो। तो 144 को हम लोग तोड़ते हैं तो 18 8 144,
देखिए डिफरेंट आ रहा है 10 का, और जो सबसे छोटा होता है वही हमारा करेमूल होता है, यानी कि 80 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। जो छोटा होता है उसको 10 से गुना कर देते हैं, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाता है। अब आइए दोस्तों, अब प्रश्न को हम लोग डील करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। जैसा आप पहले वाले क्वेश्चन में प्रश्न उठाए थे कि 10 के ही अंतर में क्यों तोड़े, उसके बाद जो सबसे छोटा है उसी को 10 से गुना करके वही हमारा आंसर क्यों होता है। तो आइए इसका आंसर हमें बेसिक में पता चलता है कि ऐसा करते क्यों है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन में आप सवाल उठाए थे, तो हम लोग पहला क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। करा एक किताब का विक्रय मूल्य 119 रुपया है, यदि इसका लागत मूल्य और प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो किताब का लागत मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों आपका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 119 रुपया। 119 रुपया ये आपका दिया हुआ है। और एक खूबसूरत बात क्या बोला है दोस्तों कि लागत मूल्य और प्रतिशत लाभ का जो भी संख्यात्मक मान होगा दोस्तों, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम वो संख्यात्मक मान लेते हैं दोस्तों x। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा, x। चूँकि करेमूल का यूनिट होता है रुपया, तो यहाँ रुपया लगा दीजिए, और लाभ का यूनिट होता है प्रतिशत, तो यहाँ पे हम प्रतिशत लगा दिए। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। अब देखिए x प्रतिशत लाभ का मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि क्रय मूल्य 100, लाभ x, तो विक्रय मूल्य 100 प्लस x, ये आप समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा क्रय मूल्य हमारा क्या है, x। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, यानी 100 से निकालना है x प्रतिशत लाभ पे विक्रय मूल्य, तो 100 प्लस कितना कर देंगे, x। ये हमारे अनुसार हो गया दोस्तों विक्रय मूल्य। लेकिन आपको प्रश्न में विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ दोस्तों, 119। ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x गुना x करेंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा x स्क्वायर, x गुना 100 करेंगे तो प्लस 100x बटा में 100 है दोस्तों, बराबर के उस साइड जाएगा तो गुना में, और गुना करेंगे तो 11,900 हो जाएगा, और 11,900 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो 11,900 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब दोस्तों ये हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आप सॉल्व करना बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है, और 1 और 11,900 को गुना करते हैं, और इनको जो भी आता है उसको ऐसा दो फैक्टर में तोड़ते हैं दोस्तों, जिसे जोड़ने या घटाने पे हमें 100 प्राप्त हो जाए। तो चलिए ऐसा तोड़ते हैं 11,900 को। तो हम तोड़ देते हैं 170 इंटू 70 में। तो गुना करने पे देखिए 11,900 आ गया। अब जोड़ने पे हमें 100 होना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो अगर हम दोनों को प्लस में ले लें दोस्तों, अगर हम दोनों को प्लस में ले लें तो 170 और 70 को जोड़िएगा तो 240 आ जाएगा। हमको तो लाना है 100 नहीं। अगर हम 170 को प्लस में ही रहने दें और 70 को हम माइनस में ले लें दोस्तों, तो इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो प्लस 170 में से माइनस 70 गया तो आ जाएगा प्लस 100। देखिए आ गया कि नहीं। जब आ गया दोस्तों, यानी आप इसे सॉल्व करने के लिए पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर रख देंगे और 100x की जगह रखेंगे प्लस 170, एक्स है तो x लगा देंगे माइनस 70x। ये दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक किसके बदले लिखें तो 100x के बदले इतना लिखें, क्योंकि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100x आ जाएगा। माइनस में हमारा कितना है 11,900 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोस्तों हम x जल्दी से कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पड़ेगा 170 माइनस, यहाँ पे माइनस 70 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पड़ेगा x प्लस 17 7 119 तो 170 इक्वल टू 0। दोस्तों x प्लस 170 और x प्लस 170 दोनों में कॉमन है, तो मैं x प्लस 170 ले लिया कॉमन, इंटू हो जाएगा x माइनस 70
इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 0। अब दोस्तों इसके बराबर भी 0 और इसके भी बराबर 0। जब दो व्यंजक का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, या तो इस व्यंजक का मान 0 होगा या तो इस व्यंजक का मान 0 होगा। तो बारी बारी हम लोग इक्वल करते हैं। तो पहले इस व्यंजक का बराबर 0 करते हैं, तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा 170, उधर जाएगा तो -170। अगर हम इस व्यंजक के बराबर करते हैं 0, तो x - 70 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 70। चूँकि दोस्तों निगेटिव में कभी भी हमारा मान नहीं होगा, करेमूल कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, इसलिए ये मान नहीं होगा। तो करेमूल हमारा x, चूँकि करेमूल को x माने हैं, तो x का मान कितना आया 70। तो इससे पहले भी जो हम लोग फैक्टर्ड मेथड यूज़ किए थे उसका भी मान कितना आया था दोस्तों 70, और यहाँ पे भी करेमूल कितना आ रहा है हमारा 70। तो दोस्तों ये तो हम बेसिक से सॉल्व किए, आपको ला के दिखाएं कि हम जो आपको वो फैक्टर मेथड जो लगाए थे कि आंसर डिफरेंट नहीं करता, आंसर हमेशा सेम ही आता, कोई गलत नहीं आता है। अब बात आता कि ऐसा करते हैं क्यों, तो उस चीज़ को आप गौर से ध्यान से सुनिए। उसी चीज़ को बताने के लिए मुझे इतना आपको लिखना पड़ा। दोस्तों आप समझिएगा मेरे गौर से। दोस्तों मैंने इसको इतना बार बना चुका हूँ, इतना बार बता चुका हूँ कि 11,900 को मैं आसानी से तोड़ दिया 170 × 70। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आता है ना इसी चीज़ को तोड़ने में, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे तोड़े। पहली बार बनाएंगे या कोई स्टूडेंट बनाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि इसको कैसे तोड़े कि हमको 100 आ जाए। कौन सा प्लस माइनस ले, किसको माइनस ले, किसको प्लस ले, कौन सा डिजिट में तोड़े, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आखिर वो कौन सा तरीका, वो कौन सा नियम है कि सर हम आसानी से ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ देंगे जिसे जोड़ने पे हमको 100 आ जाए, ऐसा कौन सा तरीका है। तो आइए दोस्तों उसी चीज़ को हम लोग समझते हैं, और इसी चीज़ में हमको वैसा क्यों करते हैं उसका भी कारण हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों 11,900 जो आपको दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 119 × 100, ऐसा लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बोले वेरी गुड। आप 100 को हम 2 फैक्टर में भी तोड़ सकते हैं दोस्तों, 10 × 2। ध्यान से देखिएगा, आपको कारण का पता चल जाएगा। बोलेंगे हाँ। अब बचा 119। दोस्तों अब 119 को आपको ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ना है जिसे जोड़ने पे हमको कितना आ जाए 100 आ जाए, हमको जोड़ने पे 100 आ जाए, इन सब का मदद लेके। तो पहले 119 को हम लोग तोड़ते हैं। तो चलिए 119 को तोड़ते हैं। तो हम लोग तोड़ दिए 17 × 7 = 19। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों कि 17 और 7 को जोड़ते हैं, तो 17 × 3 = 20, 4 = 24, लेकिन हमको जोड़ के चाहिए 100। बोलिए सर आपको इसको तो यूज नहीं किए, लास्ट में हम दोनों में 0 0 बैठा देंगे। अगर 0 0 बैठा देंगे तो 170 और 70 को गुना करेंगे तो 11,900 पुर जाएगा। लेकिन 170 और 70 को जोड़ेंगे, 24 का मतलब हो गया 240, लेकिन हमको लाना है 100 दोस्तों, तो हम जोड़ के नहीं ले सकते। अगर हम +7 की जगह हम -7 ले लें और इस दोनों का हम डिफरेंट निकालें, तो अंतर कितना का आ गया 10 का। लेकिन हमको तो अंतर लाना है 100 का ना दोस्तों, हमको तो दोनों को जोड़ के लाना है 100 का। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये 2 भी तो फैक्टर 10 और 10 बचा है, अगर मैं इसमें 10 से गुना कर दूं और इसमें भी 10 से गुना कर दूं, तो 170 में 70 गया तो 100, यानी इसमें भी 10 से आपको गुना करना पड़ा 100। देखिए डिफरेंट 100 का आ गया ना, तो 100 का आ गया। अगर मैं ये बोलूं, अगर दूसरा भाषा में अगर मैं ये बोलूं कि हमको अंतर लाना है 100 का, हमको अंतर लाना है 100 का, जोड़ दोनों को जोड़कर, तो अंतर है 10 का, तो अंतर लाने के लिए कितना से गुना, आप बोलेंगे 10 से गुना। तो यहाँ पे भी 10 से गुना और यहाँ पे भी 10 से गुना। एक्चुअली ये जो 10 गुना किए ना दोस्तों, यही 2 फैक्टर से हम लोग गुना कर दिए। ऐसे भी 170 में से -70 घटेगा तो 100 ही बचेगा। या हम अंतर को 100 ला दिए इसको देख के, तो 10 से इसमें भी गुना, 10 से इसमें भी गुना, 10 से इसमें भी गुना। तो आप जो आंसर बोले थे कि करेमूल हमारा देख लेते हैं कितना आ गया,
तो इस दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू जो सबसे छोटा आता है, सबसे छोटा 70 है दोस्तों। न्यूमेरिकल वैल्यू का अर्थ होता है चिन्ह को हटा के सबसे छोटा हमारा ये हुआ, और देख रहे हैं कि यही हमारा आंसर आया। ये आंसर क्यों आया ये आपको पता चल गया। अब बात आती है कि हम फैक्टर मेथड में विक्रय मूल्य को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ते हैं जिसका डिफरेंस 10 का हो, और जो सबसे छोटी संख्या रहता है उसको हम 10 से गुना क्यों करते हैं। तो एक्चुअली में दोस्तों हम जो सबसे छोटा संख्या रहता है उसको 10 से गुना नहीं करते हैं। एक्चुअली जो डिफरेंट आता है ना, जो डिफरेंट आता है 10 का जो डिफरेंट तोड़ते हैं उसको इस 100 बनाने के लिए हम जो 10 से गुना करते हैं, तो बाकी संख्या में भी हमको 10 से गुना करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, और हमारा आंसर छोटा संख्या होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे छोटा संख्या होता है उसी में डायरेक्ट गुना कर देते हैं। हम जो फैक्टर मेथड यूज करते हैं वहाँ पे हम अंतर को बराबर नहीं करते, अंतर को 100 नहीं लाते हैं, डिफरेंट को 100 नहीं लाते। डिफरेंट जो हमारा 10 लाते हैं उसको हम 100 बनाने का कोशिश नहीं करते, उसको बना के क्यों क्या करें। हमारा तो आंसर तो इसी दोनों में सीख होता है, और इस दोनों में वही आंसर होता है जो छोटा होता है। तो हम डिफरेंट को 100 क्यों बनाए, टाइम क्यों वेस्ट करें। हमको पता है कि डिफरेंट को 10 से गुना करते हैं, तो बाकी संख्या में भी तो 10 से गुना करना पड़ता है। तो आंसर तो वही होता है ना जो दोनों में सबसे छोटा होता है। तो हम डिफरेंट को क्यों छोटा करें, हम डायरेक्ट क्यों ना जो सबसे छोटा रहे उसी को 10 से गुना करके हम आंसर दे देते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि हम विक्रय मूल्य को जो दो फैक्टर में तोड़ते हैं 10 के डिफरेंट में, और जो सबसे छोटा रहता है उसको 10 से गुना क्यों करते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम डिफरेंट को बराबर करते हैं। डिफरेंट को 100 लाना चाहते हैं, तो 100 लाने के लिए अगर हम डिफरेंट में गुना करते हैं तो हमको बाकी संख्या में भी 10 से गुना करना पड़ता है, और जो सबसे छोटा होता है वही हमारा आंसर होता है। इसी कारण हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य को 10 के फैक्टर में तोड़ते हैं, 10 के अंतर में तोड़ते हैं, और जो सबसे छोटा संख्या रहता है उसी में 10 से गुना करके वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाता है। आई थिंक दोस्तों आज आपको पता चल गया होगा कि हम फैक्टर मेथड को कैसे यूज करते हैं, क्या तरीका, इसके पीछे क्या रीजन है। वो कोई तरीका नहीं है दोस्तों, बस हम बेसिक तरीका को ही अपने भाषा में समझाने का कोशिश किए हैं। उसको आसानी से कैसे स्टूडेंट समझ सके, कैसे उसे आसान लग सके, उसको हम अपने भाषा में एक नाम दे दिए फैक्टर मेथड। वो फैक्टर मेथड कुछ नहीं है दोस्तों, बेसिक से एक निकला हुआ उसका एक रूप है जिसे हम अपने भाषा में परोस के साफ सुथरा करके उसको आसानी से आपके सामने में परोस दिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वाले वीडियो में हम दोस्तों आज जो हम प्रश्न देखें प्रतिशत लाभ और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर वाला देखें। अगले वाला वीडियो में हम हानि और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर वाला में देखेंगे क्या उसमें भी ये रूल लगता है, क्या इसमें और भी अच्छा रूल आ सकता है, तो उनको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।